हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मधु स्टडी क्लासेस में। आज देखेंगे हम सीडीपी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। सीडीपी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जिसमें कि पहला क्वेश्चन है कि एक शिक्षक देखता है कि विद्यार्थी किसी गणितीय समस्या को हल करने के लिए पाठ्य पुस्तक में दिए गए तरीके से अलग तरीका अपनाता है और उसका उत्तर सही है, को क्या करना चाहिए। एक शिक्षक देखता है कि विद्यार्थी किसी गणितीय समस्या को हल करने के लिए पाठ्य पुस्तक में दिए गए तरीके से अलग तरीका अपनाता है और उसका उत्तर सही है। शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो बताइए कि शिक्षक को क्या करना चाहिए। उसके तरीके को गलत बताना चाहिए या केवल पाठ्य पुस्तक वाली विधि स्वीकार करना या उसकी रणनीति पर चर्चा करवाना, उसके तर्क को समझना या उसे दोबारा वही प्रश्न हल करने को कहना। तो बताइए कि एक शिक्षक देखता है कि विद्यार्थी किसी गणितीय समस्या को हल करने के लिए पाठ्य पुस्तक में दिए तरीके से अलग तरीका अपनाता है और उसका उत्तर सही है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। बताइए अपना आंसर कि शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो शिक्षक को उसकी रणनीति पर चर्चा करवाकर उसके तर्क को समझना चाहिए। ठीक है, उसकी रणनीति पर चर्चा करवाकर उसके तर्क को समझना चाहिए। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वाइगोस्की के अनुसार यदि कोई बच्चा किसी कार्य को अकेले नहीं कर सकता लेकिन अधिक सक्षम व्यक्ति की सहायता से कर सकता है, तो यह कार्य किस क्षेत्र में आता है। बताइए कि वाइगोस्की के अनुसार यदि कोई बच्चा किसी कार्य को अकेले नहीं कर सकता लेकिन अधिक सक्षम व्यक्ति की सहायता से कर सकता है, तो यह कार्य किस क्षेत्र में आता है। वास्तविक विकास के क्षेत्र में आता है या निकटस्थ विकास के क्षेत्र में आता है, यह संज्ञानात्मक संघर्ष का क्षेत्र है या परिपक्वता का क्षेत्र है। तो अपना आंसर बताइए, इसमें क्या आएगा। तो इसमें आंसर नंबर बी है कि निकटस्थ विकास का क्षेत्र के अंतर्गत आता है, निकटस्थ विकास के क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक बच्चा कहता है अगर मैं परीक्षा में अच्छे अंक लाऊंगा तो शिक्षक मुझे अच्छा विद्यार्थी मानेगा। कोहलबर्ग के अनुसार यह किस स्तर की नैतिक सोच है कि एक बच्चा कहता है कि अगर मैं परीक्षा में अच्छे अंक लाऊंगा तो शिक्षक मुझे अच्छा विद्यार्थी मानेगा। कोहलबर्ग के अनुसार यह किस स्तर की नैतिक सोच है। दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास है या साधनवादी अभिविन्यास है या अच्छा बच्चा या अच्छी बच्ची अभिविन्यास है, ये सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास है। तो बताइए कि एक बच्चा कहता है कि अगर मैं परीक्षा में अच्छे अंक लाऊंगा तो शिक्षक मुझे अच्छा विद्यार्थी मानेंगे। कौन से कोहलबर्ग के अनुसार यह किस स्तर की नैतिक सोच है। तो बताइए। तो इसका आंसर होगा बी, यह साधनवादी अभिविन्यास है। यह साधनवादी अभिविन्यास है। ठीक है, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक बच्चा
मिट्टी की समान मात्रा को अलग अलग आकार के दो बर्तनों में देखकर कहता है कि लंबे बर्तन में मिट्टी अधिक है। यह किस संज्ञानात्मक विशेषता को दर्शाता है? एक बच्चा मिट्टी की समान मात्रा को अलग अलग आकार के दो बर्तनों में देखकर कहता है कि लंबे बर्तन में मिट्टी अधिक है। यह किस संज्ञानात्मक विशेषता को दर्शाता है? संरक्षण की समझ को, या केंद्रीकरण को, या अमूर्त चिंतन को, या प्रतिवर्ती चिंतन को? तो अपना आंसर बताइए। तो इसमें आंसर नंबर बी होगा, केंद्रीकरण को, केंद्रीकरण को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक शिक्षक विद्यार्थियों की गलतियों को केवल अंक काटने के आधार न बनाकर उनकी सोच को समझने के लिए इस्तेमाल करता है। यह किस दृष्टिकोण से सर्वाधिक संबंधित है? एक शिक्षक विद्यार्थियों की गलतियों को केवल अंक काटने का आधार न मानकर उनकी सोच को समझने के लिए इस्तेमाल करता है। यह किस दृष्टिकोण से सर्वाधिक संबंधित है? क्या व्यवहारवादी से है, या रचनावादी से है, या दंडात्मक है, या रटने पर आधारित है? तो अपना आंसर बताइए, इसमें क्या आएगा? तो इसका आंसर नंबर है बी, रचनावादी है। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि यदि विद्यार्थी किसी अवधारणा को अपनी भाषा और अपने अनुभवों के माध्यम से समझाता है तो यह किसका उदाहरण है? यदि विद्यार्थी किसी अवधारणा को अपनी भाषा और अपने अनुभवों के माध्यम से समझाता है तो यह किसका उदाहरण है? यह निष्क्रिय अधिगम का उदाहरण है, या ज्ञान का सक्रिय निर्माण है, या यांत्रिक स्मरण है, या अनुकरणात्मक अधिगम है? तो अपना आंसर बताइए कि इसमें क्या आएगा। तो इसका आंसर नंबर बी, ये ज्ञान का सक्रिय निर्माण है, ज्ञान का सक्रिय निर्माण। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक शिक्षक कठिन अवधारणा को छोटे छोटे चरणों में बांटकर पहले सहायता देता है और धीरे धीरे सहायता कम करता है जाता है, इसे क्या कहा जाएगा? एक शिक्षक कठिन अवधारणा को छोटे छोटे चरणों में बांटकर पहले सहायता देता है और धीरे धीरे सहायता कम करता जाता है, इसे क्या कहा जाएगा? तो इसे अनुबंधन कहा जाएगा, या सहारा प्रदान करना कहा जाएगा, या अनुकरण, या दंड? तो बताइए क्या कहा जाएगा। तो इसे सहारा प्रदान करना कहा जाएगा। क्या? सहारा प्रदान करना कहा जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि समावेशी कक्षा में दृष्टिबाधित विद्यार्थी के लिए शिक्षक का सबसे उपयुक्त कदम क्या है? समावेशी कक्षा में दृष्टिबाधित विद्यार्थी के लिए शिक्षक का सबसे उपयुक्त कदम क्या होगा? उसे गतिविधियों से मुक्त कर देना, या उसे अलग कक्षा में भेजना, या स्पर्शनीय एवं श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराना, या उससे अपेक्षाएं कम कर देना? तो बताइए कि समावेशी कक्षा में दृष्टिबाधित विद्यार्थी के लिए एक शिक्षक का सबसे उपयुक्त कदम है कि स्पर्शनीय एवं श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराना। ठीक है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 9 कि किसी विद्यार्थी को पढ़ने में लगातार कठिनाइयाँ होती हैं, शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? किसी विद्यार्थी को पढ़ने में लगातार कठिनाइयाँ होती हैं, शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो उसे कमजोर विद्यार्थी घोषित करना चाहिए, या उसे अधिक गृह कार्य देना चाहिए, या उसकी कठिनाइयों के स्वरूप का व्यवस्थित आकलन करना चाहिए, या उसे पढ़ने में छूट देना चाहिए? तो बताइए कि किसी विद्यार्थी को पढ़ने में लगातार कठिनाइयाँ होती हैं
तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो शिक्षक को उसकी कठिनाइयों के स्वरूप का व्यवस्थित आकलन करना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 10 कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण रणनीति कौन सी है? प्रतिभाशाली विद्यार्थी के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण रणनीति कौन सी है? वही अभ्यास बार बार करवाना, या उसे हमेशा अन्य बच्चों को पढ़ाने के लिए कहना, या चुनौतियां पूर्ण और समृद्ध गतिविधियां देना, या उसे कक्षा से अलग रखना। तो बताइए कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण रणनीति कौन सी है? तो यह है कि चुनौतीपूर्ण और समृद्ध गतिविधियां देना, चुनौतीपूर्ण और समृद्ध गतिविधियां देना। ठीक है, आगे देखते हैं।